इस वीडियो के माध्यम से हम लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का अध्ययन करेंगे, जिसमें लाभदायकता का अर्थ और विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात, जिसमें सकल लाभ अनुपात और परिचालन अनुपात शामिल हैं, का अध्ययन करेंगे। लाभदायकता दो शब्दों से मिलकर बना है, लाभ और दायकता, प्रॉफिट प्लस एबिलिटी। प्रॉफिट का मतलब लेखांकन की भाषा में किसी भी वस्तु को बनाने वाली जो लागत लगती है और जो विक्रय मूल्य होता है उस वस्तु का, उन दोनों के बीच का अंतर होता है। यानी कि कुल आगम में से कुल खर्चे घटाने के बाद जो शेष बचता है उसको लाभ माना जाता है। दायिकता का मतलब, दायिकता से तात्पर्य ये है एबिलिटी से, यानी लाभ कमाने की एबिलिटी कितनी है, किसी संस्था की लाभ कमाने की कितनी की क्षमता कितनी है। ये जो लाभदायकता जो देखते हैं वो सामान्यतः 12 महीने की अवधि से रिलेटेड होता है, जो सामान्यतः 12 महीने की अवधि काम में लेते हैं। इसमें लाभ अर्जन की दायिकता को विनियोग अर्जन या क्रियाशीलता अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। अब व्यवसाय में लाभ कितने हों, क्योंकि हर व्यवसायी ये चाहता है कि वो अधिकतम लाभ कमाए। तो सामान्यतः व्यवसाय में जो प्रयुक्त पूंजी है, साहस है, जोखिम है, उसको देखते हुए पर्याप्त लाभ होने आवश्यक है। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि उस तरह की व्यवसाय में संलग्न अन्य संस्थाओं द्वारा जो लाभ कमाया जा रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो उससे ज़्यादा लाभ कमाए। इस प्रकार लाभदायकता शब्द सापेक्ष यानी कि रिलेटिव भी है, दूसरी संस्थाओं से तुलना करने पे भी तुलना के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, और ये निरपेक्ष रूप से यानी कि जितनी पूंजी है, जोखिम है, साहस है, उसको देखते हुए पर्याप्त लाभ है या नहीं, उस रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को अध्ययन के लिए हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें प्रथम भाग है विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात, दूसरा विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, और तीसरा इसमें अंशों की अर्जित लाभदायकता को व्यक्त करने वाले अनुपात। जिसमें से सबसे पहले अपन विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला अनुपात है सकल लाभ अनुपात, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। सकल लाभ अनुपात सकल लाभ की शुद्ध विक्रय पर अर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह अनुपात बताता है कि व्यवसाय के उपरिव्यय को छोड़ते हुए अर्जन क्षमता क्या है, कितना कमाया जा रहा है सकल लाभ। इसमें जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, और गुणा 100 से गुणा कर देते हैं, जिसमें ये परसेंटेज के रूप में आ जाता है। दूसरा, इसको ग्रोस प्रॉफिट को अपन नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लेते हैं। जो नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा दिया तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है, नेट सेल्स का भाग दिया और 100 से मल्टीप्लाई किया। एक उदाहरण के तौर पे ये देखें कि यदि शुद्ध विक्रय राशि 2,15,000 रुपये है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,55,000 है, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो होगा 2,15,000 माइनस 1,55,000, भाग देंगे 2,15,000 का और 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 27.91% ग्रोस प्रॉफिट होगा। ग्रोस प्रॉफिट की गणना दो कंपोनेंट्स के माध्यम से की जाती है। एक विक्रय माल, बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और एक शुद्ध विक्रय राशि। विक्रय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्रयुक्त सामग्री की लागत यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्रय से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय शामिल करते हैं। यानी कि जो मटेरियल है प्लस क्रय से संबंधित खर्चे हैं प्लस प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इनको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल करते हैं। और शुद्ध बिक्री में नगद और उधार दोनों तरह की बिक्री शामिल करते हैं और विक्रय वापसी उसमें से घटा दिया जाता है। इस प्रकार ये जो दो घटक के माध्यम से इसकी गणना की जाती है, दो कंपोनेंट होते हैं। शुद्ध लाभ अनुपात सामान्यतः एक जैसा रहता है किसी संस्था के लिए, किंतु इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। परिवर्तन होने का कारण या तो बिक्री की राशि में किसी तरह का परिवर्तन हो, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन या उसके किसी घटक में परिवर्तन हो। ये अनुपात तुलना करने के लिए मतलब इतना पर्याप्त होना चाहिए
जितना व्यवसाय में ये अनुपात जितना अधिक होगा, व्यवसाय भी उतना ही अधिक कुशल और लाभप्रद माना जाएगा। इसके विपरीत यह अनुपात जितना कम होता है, व्यवसाय उतना ही अकुशल माना जाता है। इस अनुपात का आदर्श स्थापित नहीं किया जा सकता, कोई भी सर्वमान्य प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा कहा जा सकता है कि अनुपात इतना अवश्य होना चाहिए जिससे व्यवसाय के संचालन के व्यय पूरे किए जा सकें और स्थायी व्यय जैसे लाभांश है, वांछनीय कोषों की व्यवस्था है इत्यादि का प्रबंधन भी हो सके। लाभदायकता का दूसरा महत्वपूर्ण अनुपात परिचालन अनुपात है, ऑपरेटिंग रेशियो है। परिचालन अनुपात में बेचे गई माल की प्रत्यक्ष लागत में अन्य सभी परिचालन व्यय, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनमें प्रशासन है, विक्रय और वितरण के व्यय है, को जोड़ते हुए जो शुद्ध योग है उसमें शुद्ध विक्रय राशि का भाग दिया जाता है। दूसरे शब्दों में ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट लेते हैं, जिसमें माल के उत्पादन की लागत और परिचालन व्यय, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी होता है, प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, को शामिल करते हुए और उसमें नेट सेल्स का भाग देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है जिसमें 2 लाख के विक्रय किए गए माल की लागत 1,05,000 दी है तथा परिचालन व्यय 25,000 है, तो 1,05,000 और 25,000 दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में नेट सेल्स का भाग दे दिया तो और 100 से गुणा करने पर ऑपरेटिंग रेशियो आ गया जो कि 65% है। ऑपरेटिंग रेशियो ये बताता है कि बिक्री का कितना भाग ऑपरेटिंग कॉस्ट के रूप में है, तो जितना भाग ऑपरेटिंग कॉस्ट के रूप में होगा तो बाकी बचा हुआ भाग ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाएगा। यानी कि यदि 100 में से इस अनुपात को घटा दें, यानी कि जैसे अभी उदाहरण में अपन ने 65% ऑपरेटिंग रेशियो आया था, तो इसका मतलब उस बिक्री में 65% भाग ऑपरेटिंग कॉस्ट का है, तो बाकी 35% यानी 100 में से 65 को घटाने में 35% आता है, वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। यानी ऑपरेटिंग रेशियो प्लस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिला लें तो 100 का टोटल होना चाहिए, यानी कुल नेट सेल्स के बराबर होना चाहिए। अब ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कंपोनेंट क्या होंगे, तो इसमें बेचे गए माल की लागत में परिचालन व्यय को जोड़ा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसमें वेतन है, डेप्रिसिएशन है, संचालकों का शुल्क है, बीमा है, कर है इत्यादि होते हैं, और विक्रय और वितरण, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दोनों को शामिल करते हैं। लेकिन वित्तीय प्रकृति के खर्चे जैसे वित्तीय प्रकृति के व्यय और अनुत्पादक व्यय और गैर संचालन व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता। ये परिचालन अनुपात संस्था की लाभार्जन क्षमता या कुशलता का माप है। ये अनुपात जितना कम होगा, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी कम होगी, संस्था उतनी ही कुशल समझी जाएगी, यानी कि उतना ही उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा। जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तो स्वाभाविक है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी तरफ एक ही उद्योग में समान आकार प्रकार की फर्मों में अनुपातों का अध्ययन करके अथवा एक ही फर्म के पिछले कई वर्षों के परिचालन अनुपातों का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये कितना होना चाहिए, किस तरह से ये किस अनुपात में ये होना चाहिए। परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो के गहन अध्ययन के लिए लागत के जो विभिन्न तत्व हैं उन पर आधारित अलग अलग अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं, जिसे उप अनुपातों की संज्ञा दी जाती है। ये लागत के जो भी एलिमेंट्स है, कॉस्ट के जो भी एलिमेंट्स है, उन सब के नाम से ज्ञात किए जा सकते हैं। सामान्यतः जिस तत्व के लिए जिसमें कंपोनेंट के जो लागत का जो कंपोनेंट है उसके लिए अगर ज्ञात करते हैं तो उसमें
जैसे यहाँ अपन माने प्रमुख रूप से प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो निकालेंगे, तो मटेरियल कंज्यूम्ड में नेट सेल्स का भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्ट वेजेज में नेट सेल्स का भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का रेशियो निकालेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में नेट सेल्स का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में नेट सेल्स का भाग देंगे और 100 से कर देंगे। तो लागत के जो विभिन्न तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं, इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट का अपन रेशियो निकालना चाहते हैं, ये ऑपरेटिंग रेशियो निकालना चाहते हैं, तो उस लागत के कॉस्ट के एलिमेंट में कि जो भी खर्चा है उसमें नेट सेल्स का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार अलग अलग अनुपातों की गणना गहन अध्ययन के लिए अपन कर सकते हैं।